हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने पैकेज.जेसन फाइल और पैकेज लॉग.जेसन फाइल के बारे में देखा, जिसमें हमने कंप्लीट नॉलेज आपको दिया है कि पैकेज.जेसन फाइल और पैकेज लॉग.जेसन फाइल का क्या कंसेप्ट होता है, क्यों यूज करते हैं, कितना इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए। एक एक पॉइंट को हमने समझा रखा है, आउटपुट को भी बता रखा है, कैरेट क्यों लगा रहता है, टिले क्यों लगा रहता है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए पिछले वीडियो को, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज रहे। अब हम धीरे धीरे मेन कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आज का वीडियो जो लेकर आए हैं, इसमें हम देखेंगे कि मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एंगुलर एप्लीकेशन। एंगुलर एप्लीकेशन का मेन बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं जिनके बिना एंगुलर का एप्लीकेशन डेवलप नहीं किया जा सकता है। उसी चीज़ को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना एंगुलर का एप्लीकेशन डेवलप नहीं किया जा सकता है। तो उसमें आता है आपका कंपोनेंट्स। देखिए यहाँ पर एक आप लोगों को दिख रहा है मॉड्यूल। मॉड्यूल के मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ये ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब कि इसका कोई अब नीड नहीं है एंगुलर 17 और 18 में। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो इसका कोई नीड नहीं है। इस मॉड्यूल का कंसेप्ट ही हटा दिया गया है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे एंगुलर 18 के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स में। फिर भी मैंने यहाँ पर इसलिए लिख रखा है कि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। पुराने वर्जन में कोई प्रोजेक्ट मिल गया, वहाँ पर मॉड्यूल मिल गया, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए पुराने वर्जन मतलब एंगुलर 17 से पहले के जितने भी वर्जन्स थे, सब में मॉड्यूल मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स में आता था। मतलब बिना मॉड्यूल का कोई भी प्रोजेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक मॉड्यूल क्रिएट होकर आता है app.mol.ts फाइल, जिसको हम रूट मॉड्यूल बोलते हैं। अब ये ऑप्शनल हो गया, चाहे तो आप वर्जन 18 में आप क्रिएट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसका कोई कंसेप्ट अब नहीं है। सारे कंपोनेंट्स अब स्टैंड अलोन क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका मेन बिल्डिंग ब्लॉक आता है एंगुलर 18 के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आता है कंपोनेंट्स, टेम्पलेट्स, मेटा डेटा, डेटा बाइंडिंग, डायरेक्टिव, सर्विसेज, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये वो ब्लॉक्स हैं जिनके बिना आप एंगुलर का एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। ये सारे रहेंगे ही रहेंगे अगर आप कोई अच्छा सा एंगुलर का एप्लीकेशन डेवलप करने जाते हैं तो। अब रही बात कि यहाँ पर तो आपको एक छोटे छोटे वर्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम आगे आने वाले वीडियोज में एक एक करके देखेंगे। कंपोनेंट्स के बारे में, टेम्पलेट, मेटा डेटा, डेटा बाइंडिंग, डायरेक्टिव, सर्विस, डिपेंडेंसी, सब के बारे में डीपली आने वाले वीडियोज में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में इन सब के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इनका क्या काम है, ये क्या है, ये क्या है, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट हम जरूर ये आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। और आगे जब हम वीडियोज लेकर आएंगे और इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ाएंगे, विद प्रैक्टिकल करेंगे, तो आज का ये वीडियो आपको काम आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मॉड्यूल्स, जो कि ऑप्शनल है, अब इसका कोई नीड नहीं है। लेकिन एंगुलर 17 से पहले, बिफोर एंगुलर 17 आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो मॉड्यूल्स मिलेगा, और मॉड्यूल्स के अंदर कुछ मेटा डेटा रहेंगे, डिक्लेरेशन, एक्सपोर्ट, प्रोवाइडर्स, बूटस्ट्रैप, कुछ मेटा डेटा होते हैं जो उस मॉड्यूल को डिफाइन करते हैं। पहले के वर्जन्स में जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे तो अपने आप एक मॉड्यूल का फाइल क्रिएट होकर आता था, जिसे हम रूट मॉड्यूल के बोलते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल हम क्रिएट कर सकते थे या कर सकते हैं, जिसे हम फीचर मॉड्यूल बोलते हैं। कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते थे तो हर कंपोनेंट किसी न किसी मॉड्यूल का पार्ट होता था, तभी वो कंपोनेंट लोड हो पाता था, ठीक है। तो अगर किसी मॉड्यूल का कंपोनेंट हम क्रिएट करते थे तो उस मॉड्यूल के अंदर उसके डिक्लेरेशन सेक्शन जो होता है, डिक्लेरेशन, मेटा डेटा, इसके अंदर उस कंपोनेंट का नेम ऐड होता था, तभी वो कंपोनेंट काम करता था। लेकिन अब इसका कोई कंसेप्ट एंगुलर 17 और 18 में नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस हमें नहीं करना है। सारे अब कंपोनेंट अब स्टैंड अलोन होंगे, कोई भी कंपोनेंट किसी मॉड्यूल का पार्ट नहीं रहेगा अब एंगुलर 18 में, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि बिल्कुल आर्किटेक्चर लेवल पर चेंज आ गया है। पहले के डेवलपर जो मॉड्यूल वाला प्रोजेक्ट डेवलप करते थे, उनको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा एंगुलर 17 या फिर एंगुलर 18 में काम करने के लिए, ठीक है। घबराइए नहीं, आपको सब कुछ इस सीरीज में पढ़ाया जाएगा। बस पेशेंस के साथ एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए देखिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कंपोनेंट। देखिए एंगुलर का एप्लीकेशन जो डेवलप किया जाता है वो कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप होता है एंगुलर के अंदर।
एंगुलर के अंदर जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, मतलब कि केवल एक ही HTML का फाइल होता है, वो होता है index.html। बाकी सारे कंपोनेंट डेवलप किए जाते हैं और उसी index.html पर सारे कंपोनेंट लोड और अनलोड होते रहते हैं। चाहे स्टैटिक लोड करना है तो सेलेक्टर रखते हैं, या फिर डायनेमिकली लोड करना होता है तो हम राउटिंग के थ्रू करते हैं। तो कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हम कंपोनेंट को रीयूज कर लें। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा यहाँ पर हमें होम पेज एक रेडी करना है, ये आपका होम पेज, सपोज करिए कि ये होम पेज हो गया आपका पूरा, ये होम पेज है, ठीक है। तो होम पेज में क्या होता है कि हेडर होता है आपका, ठीक है, फूटर होता है यहाँ पर, बीच में बॉडी हो गया आपका, ठीक है। इधर आपने हो सकता है कि आपने कोई पॉपअप लगा रखा है, ठीक है, इधर कोई मेनू बना रखा है आपने, इस तरीके से आपका होम पेज होता है। सपोज करिए कैसा आपने होम पेज बनाया है। तो अगर आप चाहें तो एक ही पेज पर सारा कोड लिख सकते हैं, हेडर का भी, ठीक है, और फुटर का भी। आप सारा कोड एक ही पेज पर लिख लीजिए, बॉडी वॉडी सब कुछ, ठीक है। रन करिएगा तो आपका होम पेज रेडी हो जाएगा। आप सपोज करिए कि ऐसा ही फुटर हमें और 25 पेजेस पर लगाने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी फुटर वाले कोड को, ये जो फुटर का कोड है, इसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे सारे पेजेस पर। तो सोचिए कितना डुप्लीकेट कोड बन गया आपका। कुछ चेंज आया फुटर वाले कोड में तो सारे जगह जहाँ जहाँ आपने इसको यूज किया सभी जगह चेंज करते फिरेंगे। कोई प्रॉब्लम आया तो सारी जगह प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अगर आपने इसका कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाया है तो क्या फ़ायदा होगा कि आप इसका फुटर का अलग से कंपोनेंट बना लेंगे, हेडर का अलग से कंपोनेंट बना लेंगे, बॉडी होगा उसका अलग कंपोनेंट, इधर पॉपअप लगा रखा आपने उसका अलग कंपोनेंट, यहाँ पर आपका ये मेनू जो बना रखा उसका अलग कंपोनेंट। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि अब सारे कंपोनेंट बने हुए हैं और index.html पर आपका ऐप component.html लोड हो रहा है। ऐप component.html पर मैं इन सारे कंपोनेंट का सेलेक्टर ला कर रन कराऊंगा तो हमारा सारे सेलेक्टर के जो कोड हैं ऐप कंपोनेंट पर लोड होंगे और ऐप कंपोनेंट इंडेक्स पर लोड होगा, जिसके चलते हमारा होम पेज रेडी हो जाएगा। अब हमारा सब कुछ अलग अलग है, ये भी अलग कंपोनेंट, ये भी अलग कंपोनेंट, ये भी अलग कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। तो अब कहीं भी मुझे ऐसा ही फुटर चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब इस कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, अब फुटर वाले कंपोनेंट का सेलेक्टर सारे जगह कॉल कर देंगे, जिसके चलते क्या होगा कि कोड एक ही जगह होगा, डुप्लीकेट कोड नहीं बनेगा और सारी जगह सेलेक्टर लोड कर दिया जाए। कुछ चेंज आया तो हम केवल फुटर कंपोनेंट में चेंज करेंगे, सारी जगह अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब ये हुआ कंपोनेंट हमें कोड को रीयूज करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। दूसरा चीज़ ये, अगर इस कंपोनेंट में कुछ चेंज है तो यही कंपोनेंट को रिफ्रेश होगा, बाकी सारे कंपोनेंट ऐसे ही रहेंगे, तो जो हमारे पेज के परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करेगा। जैसे आप हमारा वेबसाइट जब यूज करते हैं, चलिए मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। जैसे आप हमारा ये वेबसाइट यूज करते हैं sahosoftech.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्लिक करके आप देख सकते हैं, जो आपको कोर्स प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लाइव कोर्सेज चलते रहते हैं जिसको आप ज्वाइन करके कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर आप विजिट करिए। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिसको आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग होता है। देखिए तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर देखिए, ये ब्लैक कलर का जो पट्टी अलग कंपोनेंट है, ये आपका अलग कंपोनेंट है। यहाँ पर बुक स्टोर का एक लिंक बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे जो इंटरव्यू के लिए आप यहाँ से कोई बुक वगैरह परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बुक्स आपको मिलेंगे, तो ये भी अलग कंपोनेंट है। यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, लॉगिन करने के अलग कंपोनेंट है। तो मतलब इस पर बहुत सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा एप्लीकेशन फास्ट काम करते हैं। देखिए बुक का भी अलग सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड प्लान अवेलेबल है, लाइव क्लास अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग कंपोनेंट्स में बाइंड किए गए हैं, जिससे बेनिफिट ये होता है कि हमारा एप्लीकेशन फास्ट काम करता है। जिसको मैं चेंज करूँगा, जैसे मान लिया कि मैंने किसी भी लिंक पर क्लिक करूँगा तो बस वही कंपोनेंट रिप्लेस होगा, बाकी सब कुछ हेडर फुटर वैसा एक वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे बुक बाइंड किए हुए हैं, तो सब अलग अलग कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से हमें ये फ़ायदे होते हैं। जब कंपोनेंट का वीडियो मैं आप लोग को दूंगा तो और भी डिस्क्राइब करके और उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से ये बाइंड हो रहा है, किस तरीके से ये हमारे पेज के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा है। तो आपको समझ में आया कि कंपोनेंट क्या होता है। और कंपोनेंट को मैं प्रोजेक्ट के अंदर दिखाऊं तो कंपोनेंट देखिए, जो कोई भी कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं तो 4 फाइल क्रिएट होता है। एक TS फाइल जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं, एक HTML का फाइल जिसे हम टेम्पलेट बोलते हैं, ये टेम्पलेट का फाइल, यहीं पर हम HTML का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और आपका अभी ये वाला कंपोनेंट का फाइल जहाँ पर हम उसका लॉजिक लिखते हैं।
तो अलग अलग फाइल होता है, कोड सेपरेशन कर दिया जाता है और टेम्पलेट पर उसका डिज़ाइन करते हैं। और हर कंपोनेंट का अपना एक CSS का भी फाइल क्रिएट होता है, जहाँ पर उस कंपोनेंट का हम CSS लिखते हैं। और हर कंपोनेंट का अपना एक aspect.ts फाइल क्रिएट होता है, जहाँ पर उसके टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोग को प्रोजेक्ट में दिखाऊँ तो देखिए ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया था प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए ऐप फोल्डर के अंदर आप जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंपोनेंट क्रिएट होता है ऐप component.ts फाइल। तो यहीं पर हम लॉजिक लिखते हैं, यही आपका कंपोनेंट है TS फाइल। इस कंपोनेंट का अपना HTML का फाइल, इसी को हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं, जहाँ पे इसका HTML लिखेंगे, ये CSS फाइल जहाँ पे इसका CSS लिखेंगे, और ये aspect.ts फाइल। ठीक है, हमने EMP कंपोनेंट भी क्रिएट किया था, तो देखिए यहाँ पर भी 4 फाइल क्रिएट होकर आया है। तो ये कंपोनेंट है और एक ही index.html है। index.html पर ही सारे कंपोनेंट लोड और अनलोड होते हैं, इसलिए इसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते थे। यहीं पर बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट किए जाएंगे और अब जो कंपोनेंट क्रिएट किए जा रहे हैं वो स्टैंड अलोन क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, वो स्टैंड अलोन होने से क्या बेनिफिट है, इसके बारे में भी हम आगे आप लोग को वीडियो देंगे कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट होने से हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस में कितना परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है, कैसे हुआ, किस तरीके से हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। इन सारी चीज़ों को हम आगे आने वाले वीडियोज में आपको समझाएंगे। अभी आज का वीडियो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स पर है, आधारित है और केवल शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिखा रहे हैं। तो ये आपका कंपोनेंट है। तो अगली बात है आपका टेम्पलेट के बारे में हमने देखा। आगे अब हम देखते हैं डेटा बाइंडिंग के बारे में। ठीक है, तो डेटा बाइंडिंग क्या होता है? देखिए डेटा बाइंडिंग भी आपका मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स में आता है। डेटा बाइंडिंग मतलब कि कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट टू इट्स व्यू। अभी आप लोगों को जो मैंने दिखाया कि कंपोनेंट जब क्रिएट करते हैं तो एक TS फाइल क्रिएट होता है जिसे हम कंपोनेंट बोलते हैं, और एक HTML का फाइल वो क्रिएट होता है जिसे हम टेम्पलेट फाइल बोलते हैं, जिसे हम व्यू भी बोलते हैं। तो उन दोनों फाइल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब सेम कंपोनेंट के TS फाइल उसी कंपोनेंट के HTML फाइल के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसी को डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। मतलब TS फाइल पर कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो उसको हम उस वेरिएबल के वैल्यू को अगर HTML पर दिखाना चाहते हैं तो हम डेटा बाइंडिंग के हेल्प से दिखा सकते हैं। या फिर HTML पर कोई बटन है, उसके क्लिक पर कोई डेटा लेकर जाना चाहते हैं TS फाइल पर, तो हम डेटा बाइंडिंग के हेल्प से लेकर जा सकते हैं। तो ये डेटा बाइंडिंग मतलब क्या होगा? कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट टू इट्स व्यू, मतलब उसी की व्यू। ऐसा नहीं कि आपके दूसरे कंपोनेंट TS फाइल का वैल्यू किसी दूसरे कंपोनेंट के HTML बाइंड कर देंगे, नहीं। डेटा बाइंडिंग के हेल्प से ऐसा नहीं होगा, वो अलग अप्रोच हो सकता है। ठीक है, तो डेटा बाइंडिंग को भी कैटेगराइज किया गया है 1 वे डेटा बाइंडिंग, 2 वे डेटा बाइंडिंग। 1 वे डेटा बाइंडिंग मतलब एक तरफ से डेटा जाएगा, दूसरे तरफ बाइंड हो जाएगा, उसको भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं कंपोनेंट टू व्यू, व्यू टू कंपोनेंट। ठीक है, जिसमें बहुत सारे डेटा बाइंडिंग आते हैं, इंटरपोलेशन, स्टाइल बाइंडिंग, क्लास बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग। ये सब बहुत सारे बाइंडिंग होते हैं जो डेटा बाइंडिंग के वीडियोज में मैं आप लोग को दूंगा, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पर विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, एक 2 वे डेटा बाइंडिंग भी होता है जिसमें हम एक ही एलिमेंट पर किसी भी डेटा को दोनों तरफ से सिंक कर सकते हैं। डेट इज़ द फीचर ऑफ एंगुलर, इसको भी हम आगे आने वाले वीडियोज में समझाएंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक में आता है वो डायरेक्टिव। देखिए डायरेक्टिव जो है एंगुलर का किलर फीचर है, जो एंगुलर को इतना फेमस बनाता है। विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव आप HTML पर डायरेक्टली इफ इस कंडीशन यूज कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं, स्विच के स्विच कर सकते हैं, किसी स्टाइल के क्लास और स्टाइल को डायनेमिक कर सकते हैं, ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव। सोचिए, क्लाइंट साइड HTML पर आप लूप चला सकते हैं, फॉर लूप, इफ इस कंडीशन लगा सकते हैं विद हेल्प ऑफ डायरेक्टिव। डायरेक्टिव को लेकर एंगुलर 17 और 18 में मेजर चेंज है, सिंटेक्स बिल्कुल ही चेंज हो गया है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का, जिसको हम इस सीरीज में कवर करेंगे। हालांकि पुराने कंसेप्ट को भी आप लोग को बता देंगे, लेकिन पुराने कंसेप्ट का आप समझने के लिए पुराने प्लेलिस्ट को देखिएगा, 16-15 को देखिएगा तो हमें पुराना सिंटेक्स मिलेगा। लेकिन इस सीरीज में हम आपको नए सिंटेक्स के साथ पढ़ाएंगे कि जो नया सिंटेक्स आया हुआ है। डायरेक्टिव को कैटेगराइज किया गया है, मतलब डायरेक्टिव क्या हो गया? डायरेक्टिव्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द पावर ऑफ HTML एट्रीब्यूट एंड टू चेंज द अपीयरेंस और बिहेवियर ऑफ ए DOM एलिमेंट। DOM मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का जो बिहेवियर है उसको चेंज करता है, मतलब HTML के पावर को एक्सटेंड कर देता है, मतलब सब कुछ डायनेमिक कर सकते हैं ऑन HTML विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव। डायरेक्टिव को आप कैटेगराइज कर सकते हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। इन सारे चीज़ों के बारे में अलग अलग मैं आप लोग को वीडियोज दूंगा, तो वहाँ पर सब कुछ ऐसे समझाऊंगा। कंपोनेंट डायरेक्टिव क्या होता है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में इफ और स्विच आता है तो क्या होता है, कैसे एग्जांपल करेंगे। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में NG क्लास, NG स्टाइल आता है, ये क्या होता है, सबके बारे में आगे आने वाले वीडियोज में मैं आप लोग को डिटेल्स में प्रैक्टिकल देने वाला हूँ। बस आप सीरीज में बने रहिए। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सर्विस। देखिए सर्विस भी
एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स में आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। सर्विस हमें किसी भी कोड को रीयूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कोई ऐसा फंक्शनैलिटी है जिसे हमें बार बार यूज करना है, तो एक तो अप्रोच ये हो सकता है उस फंक्शनैलिटी के कोड को हम बार बार लिखें तो कितना सारा डुप्लीकेट कोड हो जाएगा। दिक्कत ये आएगा कि कुछ प्रॉब्लम आया तो हम सारी जगह ठीक करेंगे। अगर उस फंक्शनैलिटी के लिए हम सर्विस बना लें तो क्या होगा कि हम वो कोड एक ही जगह लिखेंगे और जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहाँ वहाँ उस सर्विस को कॉल कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा, कोड एक ही जगह रहे, कोई दिक्कत आएगा तो वहीं पर ठीक करेंगे। तो मतलब कोड को रीयूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सर्विस। और सर्विस को लेकर एंगुलर 6 में मेजर चेंज आया था। ठीक है, तो सब कुछ भी आगे सर्विस के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्या चेंज था, क्या प्रॉब्लम था, अभी सर्विस कैसे यूज होता है, सब कुछ आगे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। दूसरा चीज़ कि सर्विस के अंदर ही हम API इंटीग्रेशन करते हैं, इसीलिए एंगुलर बोर्ड ने रिकमेंड किया है कि आप सर्विस के अंदर ही API को इंटीग्रेट करेंगे, ताकि आप कोई भी चेंज आता है API में तो एक सर्विस के अंदर चेंज करेंगे और सारे जगह अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा। देखिए सपोज करिए कि आपके एप्लीकेशन के अंदर 10 पेजेस पर कर्ड ऑपरेशन करना है, इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है, तो सारे जगह API इंटीग्रेट कर देंगे सारे कंपोनेंट पर। अगर ऐसा प्रोविजन होता है आप कर दिए तो कुछ चेंज आता है तो सारी जगह चेंज करना पड़ेगा। अगर हम उस API इंटीग्रेशन का कोड को सर्विस के अंदर लिखेंगे और इस सर्विस को कॉल कर लेंगे सारी जगह, तो क्या होगा, कुछ चेंज आएगा तो फिर हम सर्विस में चेंज करेंगे। तो ये बेनिफिट देता है हमें सर्विस को यूज करने के लिए। जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी होता है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब किसी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना। जब सर्विस का चैप्टर स्टार्ट करूँगा, वीडियो दूंगा, तो वहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में भी पढ़ाऊँगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन 2 टर्म में बना हुआ है, एक डिपेंडेंसी और एक इंजेक्शन। मतलब कि किसी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने की प्रोसेस को डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सपोज करिए कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है A और B। ए अपना तभी काम कर पाएगा जब उसको बी मिलेगा, तो मतलब बी क्या हो गया, ए के लिए डिपेंडेंसी हो गया। ठीक है, और बी को जब वो ए यूज कर लेगा तो हो जाएगा इंजेक्शन, दोनों को मिलाकर हो जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जिस तरीके से मतलब सर्विस जो होता है, सर्विस के पास फंक्शनैलिटी होता है, बिजनेस लॉजिक सर्विस के पास होता है। ठीक है, तो सर्विस हमेशा डिपेंडेंसी होता है, और जब उस सर्विस को यूज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने कंपोनेंट पर, तो हो जाता है इंजेक्शन। दोनों को मिलाकर बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसको हम सर्विस के चैप्टर में, सर्विस के वीडियो में डीपली बताने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेन बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से हैं, कि इनका क्या काम है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, वहाँ पे कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।